अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाले रोग और कीटों की रोकथाम। अधिक लाभ के लिए कैसे करें जिरेनियम की खेती। अपने प्रदेश में सरसों की फसल इस समय पुष्पन से लेकर फली बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर माहू कीट फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आप माहू कीट की पहचान कैसे करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं पूर्णिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आयन शर्मा से। यह एक सरसों का स्पेसिफिक इरासिमी स्पेसिफिक लाही का स्पीसीज है जो कि सरसों में ही लगता है। और सरसों में इसका आक्रमण जब जाड़े के बाद तापक्रम हल्का बढ़ने लगता है, वातावरण में ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बढ़ जाती है, बादल वगैरह कुहासा वगैरह धुंध की तरह रहेगा, उस समय इसका बढ़वार और इसका जनरेशन जल्दी बढ़ता है। ये राई सरसों का प्रमुख कीट है। सरसों उगाए जाने वाले सभी भागों में पाया जाता है। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं तथा उग्र प्रकोप के कारण पौधे सूखने से फलियां भी नहीं लगती हैं। इस कीट से फसल की उपज में 96% तक एवं तेल की मात्रा में 10% तक की कमी हो सकती है। इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसकी बुआई समय पर किया जाए। समय का मतलब 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर के बीच में यदि कर दिया जाए तो सबसे उत्तम क्वालिटी का समय की बुआई होती है। दूसरा सबसे बड़ा और इसके कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा उपाय है बिना कीटनाशक के कि आप यदि सरसों की बुआई कर दिए हैं, उसमें अभी फूल नहीं निकला है, उसी समय खेत में 7 जगह 8 जगह प्रति एकड़ की दर से येलो स्टिकी ट्रैप मतलब पीला चिपको फंदा उसको लगा देना है। लेकिन जब आपको लगे कि हमें ठीक क्षति होगी तब आपको कीटनाशक दवा का छिड़काव करना आवश्यक होता है। और उसमें 2-3 दवाएं हैं जो सिस्टेमिक कीटनाशक हैं, अंतरप्रवाही कीटनाशक हैं, उनका छिड़काव आप करा दें। सबसे पहला है कि पुरानी दवा मेटासिस्टॉक्स, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, अथवा आप इमिडाक्लोप्रिड इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, और कोई भी स्टिकर आप मिला दें जैसे कि अफसा 80 हो अथवा स्प्रेड ऑल 90, इसका 15 लीटर के टंकी में केवल 5 ml लगता है। इससे वह कीटनाशक दवा की जो क्षमता है वह कई गुना बढ़ जाती है, तो इससे आपको लाभ होगा। किसान भाइयों, अभी आपने सरसों की फसल में माहू कीट की रोकथाम के बारे में जाना। इसके अलावा अगर
सरसों की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो रहा है, तो आप इस रोग की रोकथाम कैसे करेंगे? इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं जिला दुमका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश कुमार सिंह। इसमें एक अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग है, पॉडी मिल्ड्यू है, डॉनी मिल्ड्यू है, फाइलोडी है, इत्यादि ऐसे कई रोग हैं जो कि इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई, एक चीज़ आप जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करें, आपको लगेगा कि यह बीमारी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। शुरू में भूरे बिंदु या डॉट डॉट नुमा पत्ती पर, तने पर ये धब्बे उभरेंगे, हल्का भूरा रंग लिए हुए, और ये बाद में अल्टरनेरिया देखेंगे कि वो रिंग टाइप का वो बन जाता है, वो घुमावदार अल्टरनेरिया का स्पॉट बनता है, और वो सारी पत्ती को, कई घुमावदार रिंग जो होते हैं वो पत्ती को सुखा देता है। ये पॉट पर भी बनते हैं। यह आप जब शुरुआती दौर में या अर्ली में जो खेती कर देते हैं किसान भाई, उसमें अधिक देखा गया है। ये रोग पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग का बिंदु के रूप में प्रकट होकर 1 सेंटीमीटर तक के वृत्ताकार बड़े धब्बों का रूप ले लेता है, जो तीव्र गति से ऊपर की पत्तियों, तनों व फलियों को ग्रसित करता है। ग्रसित फलियों का बीज भी प्रभावित होकर सिकुड़कर छोटा हो जाता है तथा रोग की उग्रता अधिक होने पर सड़ भी जाता है। सफेद रतुआ रोग। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे सफेद रंग के फफोले बनते हैं एवं इन फफोलों के ठीक ऊपर पत्ती की ऊपरी सतह पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखने लगते हैं और तना व फलियों पर फफोले बन जाते हैं। अतिवृद्धि के कारण ग्रसित भाग फूलकर मांसल हो जाते हैं और इसके प्रभाव से उत्पन्न आंशिक व पूर्ण नपुंसकता के कारण बीज नहीं बन पाते। तो इस तरह का बीमारी यदि आपके खेत में दिखाई देता है, अल्टरनेरिया का पत्ती पर या तने पर या पॉट पर, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको सबसे पहले डायथेन M45 या डायथेन Z78, इसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी डायथेन M45 या डायथेन Z78 का छिड़काव आप करें। एक छिड़काव करें, दूसरा छिड़काव फिर 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद करें, तो निश्चित रूप से ये फफूंद आपको खेत में बढ़ने से रुकेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिरेनियम, जैसे शहर के लोग गमलों में उगाकर घर की शोभा बढ़ाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों में कुछ किसान इसकी खेती करके इसका तेल निकालकर लाभ कमाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी जिरेनियम की खेती करना चाहते हैं तो कम समय और कम लागत में आपके लिए ये काफी फायदे की खेती हो सकती है। तो आइए इसकी खेती पर पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो औषधि और सघन पौधों की बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो महत्वपूर्ण सघन पौधे की बात करेंगे, जिसका नाम है जिरेनियम। जिरेनियम का घर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले में उगाकर बेचने का काम बहुत से किसान पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि इसका फूल आकर्षक होता है, इसलिए इन्हें गमले से अधिक लाभ मिलता है। परंतु जिरेनियम की कुछ प्रजातियों की खेती तेल उत्पादन के लिए भी की जाती है और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इसकी खेती के लिए जरूरी आदानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। जिरेनियम जो पौधा है ये एक सुगंधित पौधा है, जिसका तेल का इस्तेमाल जो सौंदर्य प्रसाधन है, साबुन है और जो परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है।
हिंदुस्तान में इस पौधे की जो पैदावार है बहुत ही कम है और हम लगभग 98% 98% अपने देश की रिक्वायरमेंट का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और इसमें दो तरह की प्रजातियां पाई जाती है, एक बुल्गेरियन, एक तो जिरेनियम आपका इजिप्ट टाइप का है, दूसरा बोरबोन का है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसमें जिरेनियोल और सिट्रोनिलोल दो कंटेंट पाए जाते हैं जो कि अच्छी किस्म के माने जाते हैं। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी हम बात करेंगे तो ये पौधा जो है इसको सीमैप ने डेवलप किया है, विकसित किया है भारत में। और इसको पहले जो पालनी हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में, और उत्तर भारत में पिछले 1.5 दशक में इसकी खेती की शुरुआत हुई है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी एक प्रजाति सिमपवन हमारे संस्थान ने सीमैप ने विकसित की है। इस पौधे की जो खेती है वो सर्दी के समय पे की जाती है। इस पौधे की जो रुपाई है या प्रवर्धन है वो कटिंग के द्वारा किया जाता है। कटिंग बनाने के लिए बरसात के मौसम में लगभग 800 से 1000 पौधों को बचा लिया जाता है। जब बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद में जब रात का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है उस समय पे जो पौधा है इसको फील्ड में लगा दिया जाता है तथा दिसंबर तक इसको फील्ड में रखा जाता है और लगभग 1000 पौधों से 1 हेक्टेयर का मटेरियल तैयार हो जाता है। इसमें जो कि 6 से 8 इंच की कटिंग हो जिसमें 2 या 3 आंख है उससे इस पौधे को आगे बढ़ाया जाता है। पौधे का जो समय है खेती का वो 15 जनवरी से लेके 15 मई तक का समय है। लगभग 4 महीने की खेती इसकी होती है। खाद लगाने के लिए आपको लगभग 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पौधे के लिए देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो आप 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास खेत में बुआई से पहले या आप कह सकते हैं कि रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत के अंतिम जुताई के समय उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप खेत में जुताई से पहले मिला दें। अगर गोबर की खाद के अलावा आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो लगभग 3 से 4 टन वर्मिंग कंपोस्ट आप खेत में जुताई से पहले मिला दें तो वो खेत के लिए अच्छा रहता है, पौधे की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 पौधे इसके लगते हैं। आप कह सकते हैं प्रति एकड़ 16,000 पौधे इसमें लगते हैं। आपका खेत अगर 15 जनवरी के आसपास खाली हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों की फ्रेश कटिंग काट के लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश कटिंग नहीं लगाना चाहे तो आप रूटेड कटिंग भी, पहले आप पौधों की कटिंग्स गमले में किसी स्थान पे किसी क्यारी में या आप पॉलीथीन बैग्स में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद खेत में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और नत्रजन की जो मात्रा है वो 2 या 3 हिस्सों में 20-25 दिन के बाद 3 हिस्सों में बांट के उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप पौधे को खेत में जनवरी में लगा देते हैं, रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करने के बाद तुरंत हल्का पानी लगा दीजिए। हल्का पानी लगाने के बाद में पौधा जब जड़ पकड़ने लगता है तो उसके 20-25 दिन बाद थोड़ा हल्के खरपतवार निकलना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 20-25 दिन बाद पहली खरपतवार नियंत्रण कर ले, पौधे से खरपतवार खेत से खरपतवार को निकाल दे तो पौधे को अच्छी बढ़वार मिलती है। उसके बाद में जो नत्रजन की पहली मात्रा है वो खेत में आप छिड़काव कर दीजिए। खेत में छिड़काव करने से पहले या बाद में हल्का पानी लगाए ताकि नत्रजन पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद में आप दूसरी खरपतवार के लिए या निराई गुड़ाई लगभग 2 महीने बाद करिए, जिस समय पौधा बढ़वार के लिए अच्छा होता है उस समय आप दूसरी नत्रजन की मात्रा डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप हल्का पानी हर 15-20 दिन पे जब पौधे को आपको लगता है जरूरत है, पौधा थोड़ा सा हल्का मुरझाने लगे तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 से 7 पानी इस पौधे में फरवरी से लेकर मई तक देते हैं और 3 बार नत्रजन की मात्रा देते हैं। इस प्रकार से पौधा लगभग 100 से 110-120 दिन पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से तैयार हो जाता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 25 किलो तेल इसका निकलता है, जो कि बड़ी अच्छी उसकी डिमांड है। बाजार में बहुत अच्छा उसका भाव है, जो कि 5 से 6 हजार रुपए किलो आराम से बिक रहा है। और अगर आप देखें इसका कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में 25 किलो तेल मिलता है जो आपका 6,000 रुपए के हिसाब से जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका तेल की कीमत हो जाती है। इसमें अगर आप खर्चा निकाल दे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30-35-40 हजार रुपए भी अगर आप खर्चा निकालते हैं तो भी आपको प्रति हेक्टेयर 4 महीने में 60 से 70 हजार रुपए की बचत हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है, हमारा हिंदुस्तान में इसका इम्पोर्ट हो रहा है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन को अपनाकर प्रदेश के बहुत से किसान काफी मुनाफा कमाते हैं। तो आज हम इन्हीं किसानों के लिए इजरायली तकनीक से मधुमक्खी पालन करने पर जानकारी लाए हैं, जिसे अपना करके आप अधिक लाभ ले सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन की इजरायली तकनीक क्या है और इसके लाभ कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीजे जुनेजा से। ये हमारा जो मधुमक्खी पालन का जो इकाई आप देख रहे हैं, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हमने ये यूनिट स्थापित किए यहाँ पर। और इसका मेन मकसद ये है कि हम फार्मर्स को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार दे सकते हैं, और दूसरा वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है। कम भूमि वाले किसानों के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और राज्य के किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले शहद की अधिक मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देसी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए ये शहद बेचना सरल हो गया है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ज्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो सिंगल बक्से, मतलब नीचे का एक का बक्सा यूज करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, जिसको हम कहते हैं ब्रूड चैम्बर या बच्चा कक्ष। उसी में से वो शहद निकाल लेते हैं, जिसमें बड़ी दिक्कत आती है, कई बार शहद शुद्ध नहीं निकल पाता। तो हम फार्मर्स को ये ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ये प्रोपेगेट करना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के, कि उनको डबल बक्सा यूज करना है, यानी नीचे बच्चा कक्ष है और उसके ऊपर जब 10 फ्रेम के ऊपर मक्खियां पहुंच जाएं, उसके ऊपर जो है सुपर कक्ष, जिसको हम कहते हैं शहद का कक्ष लगा दें, ताकि नीचे के बक्से में रानी मक्खी है, नर मक्खियां हैं, मजदूर मक्खियां हैं, कच्चा शहद है, पका हुआ शहद है, अंडे हैं, लार्वा है, प्यूपा है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है मधुमक्खियों को शहद की, वो नीचे के बक्से में जमा होती रहती है। अगर हम ऊपर के बक्से से शहद निकालेंगे तो आपको 100% शुद्ध शहद मिलेगा, उसमें कोई अंडा नहीं है, लार्वा नहीं है, प्यूपा नहीं है। अगर किसी कारणवश आप समझते हैं कि कोई रानी मक्खी ऊपर जा रही है, अंडा दे देती है, हम इसके बीच में, दोनों बक्सों के बीच में रानी अवरोधक जाली भी लगा देते हैं, ताकि रानी ऊपर नहीं जा पाती। तो एक तो हमारा मकसद ये है कि अच्छी किस्म का 100% प्योर शुद्ध शहद फार्मर्स निकालें। दूसरा, हमारे इसके साथ एक और भी एक ऑब्जेक्टिव लगा रखा है कि आमदनी फार्मर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शहद के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को हम ये ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ये बताएंगे कि शहद के अलावा वो पराग भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा गोंद, प्रोपोलिस जिसको हम कहते हैं, यानी बक्सों के ऊपर मधुमक्खियां जो हैं गोंद इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। वो बोरी के नीचे लगा रहता है, उसका कोई किसान फायदा नहीं लेता, लेकिन वही अगर गोंद जो है आप उसको वैज्ञानिक विधि से अगर आप निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आपको अच्छी आमदनी मिल जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के अलावा भी कई फायदे पहुंचाता है। किसानों की खेती की फसल में मधुमक्खी पालन से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि फूलों की पैदावार में इनसे 30 से 40% और तिलहन दलहन की पैदावार में लगभग 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर परागण के कारण फसलें भी एक ही समय पर पकती हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। यानी हमारा उद्देश्य है कि मधुमक्खियों से पालन करके आप शहद का भी उत्पादन करो, आप मोम का भी उत्पादन करो, पराग भी लो, गोंद भी लो, और शुद्ध शहद को आप प्रोसेस यहाँ पर करवा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक विकास यादव ने। यह अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विकास यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहली बात यह है कि अजोला पशुओं के खान पान में बहुत ही अच्छा भोजन के रूप में उभर के सामने आया है और इसे बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को अजोला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप एक 2 बाई 2 मीटर का एक गड्ढा खोद लीजिए जिसकी गहराई 0.2 मीटर या 200 सेंटीमीटर आपको रखना है। उसके बाद उसमें आप उस गड्ढे को पॉलीथीन शीट से ढक लीजिए और उस गड्ढे के चारों तरफ उसमें ईंटा लगा दीजिए जिससे कि पॉलीथीन शीट हवा से उड़े ना। उसके बाद उसमें 10 से 15 केजी चिकनी मिट्टी डाल देना है और उस गड्ढे में उसको चारों तरफ फैला देना अच्छी तरीके से। उसके बाद उसमें 2 किलोग्राम गोबर एवं 30 ग्राम सुपर फास्फेट डाल देना है। साथ ही साथ उसमें पानी मिला देना है। पानी का ऊंचाई करीब 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद उसमें आधा से 1 किलो अजोला कल्चर आप उसमें डाल दीजिए और इसे 10 से 15 दिन तक छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें जो अजोला का जो कल्चर आप डाले थे वो पूरी तरह से टंकी में फैल गया है। अब उसमें से आप 1 से 1.5 किलो अजोला को निकाल कर अपने पशुओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन हेतु बसंतकालीन गन्ने की उन्नत बुआई तकनीक, ट्रिमुला फूल की खेती पर एक जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।